हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद दिस न्यू सीरीज। आज हम यहाँ पे फिर से नई सीरीज को लेकर के आए हैं जिसमें हम यहाँ पे डा के बारे में बात करेंगे, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ द एल्गोरिदम, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। जिसमें हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ एल्गोरिदम एंड इम्पोर्टेंट सॉर्टिंग के बारे में बात करेंगे। बट यहाँ पे जो हम ये वीडियो लेकर के आए हैं, ये हमारा पार्ट वाइज होने वाला है। क्योंकि हर एक यूनिट को एक पार्ट में या एक सिंगल वीडियो में कवर करना इम्पॉसिबल सा है। तो इसीलिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हर एक यूनिट का कुछ पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिससे क्या हो कि आपको अच्छे से सभी कॉन्सेप्ट दे पाऊं और हर एक कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ पाएं। वन शॉट में क्या होता है, आपको वो सिर्फ रिवीजन के लिए होता है। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करेंगे, तो एग्जाम के टाइम तक आपको वो वीडियो भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है कि यहाँ पे आपको ये देख सकते हो, पीडीएफ मैंने आपको बना करके दे दी है। ये आप पीडीएफ बहुत ही अच्छे से पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे जब आप यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेंगे, या फिर आप यहाँ पे अगर कोई भी जो भी कुछ मिनिमम प्राइस होगा वो आप वो भी यहाँ पे पे कर सकते हैं। ठीक है। और कुछ लोगों ने अगर सेकेंड ईयर में डीएस या जो भी चीजें पढ़ी होंगी उनको पता होगा कि ये पीडीएफ कितनी ज्यादा यूजफुल है। तो अगर आपको ये चाहिए तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड करती हैं और बहुत ही ज़्यादा कंसाइज़ होती हैं, इफ़ेक्टिव होती हैं। तो ये आपको जो डेफ़िनेटली हेल्प करेंगी एग्ज़ाम के टाइम पे, ठीक है? कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीज़न कर सकते हैं और साथ में मैं यहाँ पे गारंटी ले सकता हूँ, क्योंकि आपको ऐसा वीडियो कहीं पे भी नहीं मिलने वाला है डा का। तो चलिए, विदाउट एनी डिले, नाउ लेट्स जंप इंटू इट। यहाँ पे देख सकते हो, एल्गोरिदम को हम सब लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है इसमें। और हमारी डा जो डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम सब्जेक्ट है, उसमें हमें डा के बारे सॉरी एल्गोरिदम के बारे में पता होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पहले से ही पढ़ चुके होंगे। जो पढ़ चुके हैं उनके लिए रिवीजन हो जाएगा, और जो नहीं पढ़े हैं उनको भी अच्छे से समझ में आएगा। और यहाँ पे जो मैं सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, इसको मैं कम टाइम में ज्यादा आपको कंटेंट डिलीवर करने को ट्राई करूंगा, जिससे क्या होगा कि आपके टाइम भी बचेगा और अच्छे से कॉन्सेप्ट भी समझ में आएंगे। मैं ज़्यादा इसको घुमाऊँगा नहीं ना। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि एल्गोरिदम क्या होता है। एल्गोरिदम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और या फिर कह सकते हो कोई भी एक टास्क परफॉर्म करने के लिए। क्लियर है? समझ में आया? तो हम क्या कह सकते हैं, ये हमारी बुक है। बुक की डेफिनेशन है कि ऐसे कहती है कि कोई भी एक प्रॉब्लम है, उसको स्टेप बाय स्टेप अगर हम सॉल्व करें तो उसको हम क्या बोलेंगे, एल्गोरिदम बोलेंगे। जैसे मैंने चाय बनाने को कहा, तो चाय बनाने का एक जनरल सॉल्यूशन क्या है? जनरल स्टेप क्या है? सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक कटोरा लेना पड़ेगा। अब कटोरा ले लिया, उसमें क्या करेंगे, पानी डालेंगे, फिर बर्नर ऑन कर देंगे। बर्नर ऑन करने के बाद क्या करेंगे, जो भी इंग्रेडिएंट्स डालने हैं वो डाल दिए। उसके बाद क्या करेंगे, हम बॉयल करेंगे। बॉयल करने पे थोड़ा 2 या 5 मिनट किया, उसके बाद छान लेंगे। छानने के बाद क्या हो जाएगी, हमारी चाय रेडी हो जाएगी पीने के लायक। तो ये हमारा एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है चाय बनाने का। तो ये जो मैंने प्रोसीजर दिया है, यही हमारा क्या हो गया, एल्गोरिदम हो गई। किसके लिए? टी बनाने के लिए। तो अगर आप बनाना चाहते हैं तो ये मेरा प्रोसीजर उठा करके, यही जो मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिखा है चाय बनाने का, आप भी फॉलो कर सकते हैं, आप भी बना सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, ये देखा होगा कि कौन-कौन सा, जैसे कुछ जो लड़कियाँ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा देखती हैं यूट्यूब पे कि नई रेसिपी ढूँढती हैं। तो जो रेसिपी ढूँढती हो, तो उसमें भी देखो वो क्या बताता है, पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये डाल देना है, फिर नमक अपने हिसाब से डालना है, फिर उसके बाद इसको इतने मिनट फ्राई करना है। ऐसे ही कोई रेसिपी देखते हो, कुछ इसी टाइप से सॉल्यूशन बताता होगा। तो वो क्या है, वो जो रेसिपी बनाई है उसने एक नई, उसका एक जनरलाइज़ सॉल्यूशन है। वो जनरलाइज़ सॉल्यूशन ही क्या होता है, वो एल्गोरिदम होता है। क्लियर है? अब देखो, एल्गोरिदम उसने बता दिया कि इस टाइप से डाला, तो हो सकता है उसने क्या किया हो, जो बंदा बना रहा हो 5 लोगों के लिए बना रहा हो, आप हो सकता है 10 लोगों के लिए बनाए, हो सकता है कोई 15 लोगों के लिए बनाए। ये देखो, नंबर अलग-अलग हो सकते हैं कितने लोगों के लिए। जो जनरलाइज़ सॉल्यूशन दिया है वो सभी के लिए सेम होगा। ऐसे ही मैंने कहा कि अगर आप टी बना रहे हैं, तो टी बनाने का जो मैंने जनरलाइज़ सॉल्यूशन दिया था, वो चाहे 1 लोगों के लिए बनाए, चाहे 2 लोगों के लिए बनाए, चाहे 4 लोगों के लिए बनाए, कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा? नहीं। तो हमारा एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है कि ऐसी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो कि जनरलाइज सॉल्यूशन दे। कैसा सॉल्यूशन, ये ध्यान रखना, ये कोई नहीं बताएगा। जनरलाइज सॉल्यूशन दे जो कि हर एक वही सिमिलर प्रॉब्लम के लिए वो उसी हिसाब के स्टेप होने चाहिए।
चाहे आप 2 लोगों के लिए चाय बनाइए, तब भी वैसे ही स्टेप लगेंगे, चाहे 10 लोगों के लिए बनाइए। ऐसे ही जो रेसिपी यहाँ पे यूट्यूब पे आपने देखी है और वो यूट्यूब पे जो आपने देखी है, तो उसका जो सॉल्यूशन दिया होगा, सॉल्यूशन मतलब बताया होगा कैसे बनी है, तो वही तो हमारी एल्गोरिदम है। और वही एल्गोरिदम चाहे आप 5 लोगों के लिए खाना बनाएँ या रेसिपी वो बनाएँगे जैसे सब्जी हो गई, तो वही स्टेप लगेंगे चाहे 15 लोगों के लिए बनाएँ, चाहे 10 लोगों के लिए बनाएँ। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ठीक है? तो चलिए हम यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे मैंने एक जनरलाइज़ चीज़ बताई। लेकिन अगर मैं यहाँ पे थोड़ा-सा क्लियर करना चाहूँगा, देखो कोई भी जैसे आप कैलकुलेटर का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो उसकी भी एक एल्गोरिदम फ़ॉलो करनी होती होगी। जैसे आपने कहा वेदर फ़ोरकास्टिंग करता है, तो उसमें भी एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम लगी होगी। हाँ, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी हमारे काम होते हैं, सॉफ्टवेयर बनते हैं, उनमें सब में क्या होते हैं, एल्गोरिदम का यूज़ होता है। तो एल्गोरिदम हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम आप कंप्यूटर साइंस की फील्ड में उतरते हैं और अच्छी-अच्छी एल्गोरिदम पढ़ना चाहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे अभी आई होप क्लियर हो गया होगा एल्गोरिदम, तो इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ देखते हैं। देखो ये कह रहा है कि फाइनाइट होती है। देखो एल्गोरिदम आप जैसे आप क्या किया यूट्यूब पे गए और यूट्यूब पे आपने एक रेसिपी सर्च की कि मुझे कोई एक सब्जी बनानी है जो कि आलू और टमाटर से बनती हो। तो उन्होंने एक रेसिपी का सॉल्यूशन बता दिया क्योंकि उसमें उन्होंने बताया 10 स्टेप हैं कुछ बता दिए जैसे आपकी रेसिपी बनती है। तो जो रेसिपी बनाई है बताई है कि ऐसे बनेगी, तो वो जो बनाए बताई है अच्छा वो बताई और आपने बना लिया। बनाने के बाद आप बनाते ही जा रहे हो और वो कभी रेसिपी रेडी ही नहीं हुई, तो क्या वो एल्गोरिदम सही है? येस और नो? नो। क्यों? क्योंकि अगर एल्गोरिदम का मतलब ही यही होता है कि अगर आप उसमें कुछ इनपुट दे रहे हैं, अगर आप वो एल्गोरिदम लगा रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं कुछ स्टेप के बाद में एंड हो जाएगी। मतलब एंडिंग ज़रूरी है। ऐसा नहीं है वो इनफाइनाइट टाइम तक काम चलता ही जा रहा है। जैसे मैंने कहा कि आपके एक बॉस ने कहा कि सर बॉस ने कहा आपसे कि आपको एक वेब प्रोजेक्ट बनाना है। तो आपने कहा सर इतने दिन लगेंगे 2 मंथ्स लगेंगे और अगर आपने कहा कि सर पता नहीं कितना टाइम लगेगा, पता ही नहीं है। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल मतलब इनफाइनाइट टाइम आप माँग रहे हैं, तो वो क्या है आपकी जो काम करने का तरीका है, वो आपका सही नहीं है। ऐसे ही एल्गोरिदम अगर वो एक फिक्स अमाउंट ऑफ स्टेप नहीं ले रही है, तो वो हमारी एल्गोरिदम नहीं है। ठीक है? तो इसलिए हमारी एल्गोरिदम कैसी होनी चाहिए? फाइनाइट। तो एन एल्गोरिदम मस्ट टर्मिनेट आफ्टर अ लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेप। कोई भी एल्गोरिदम है, वो लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद में क्या होनी चाहिए? टर्मिनेट हो जानी चाहिए। एंड डेफिनिट ईच स्टेप मस्ट बी क्लियर एंड डिफाइन्ड। कोई भी ऐसा स्टेप नहीं है जो फालतू का लिख दिया गया है, जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है या फिर मतलब कोई इसका यूज़ नहीं है तब भी लिख दिया। हर एक जो भी स्टेप होगा एल्गोरिदम में, वो हमारा डिफाइन होना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि चाय, अगर आप चाय बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं देखो मैंने जो भी स्टेप बताए चाय बनाने में वो सभी फिक्स हैं, ये लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है? आप ऐसा नहीं कहेंगे कि जब आप चाय बना रहे हैं, चाय बनाने के टाइम पे आप कॉफ़ी का पैकेट भी रख लें। तो कॉफ़ी का पैकेट ला कर के रखेंगे तो क्या ज़रूरत है चाय बनाने में? क्लियर है? अब मैं कह रहा हूँ कि आपका नमक का डिब्बा भी रख लें, जब चाय बनाएँ, तो चाय बनाने के टाइम पे नमक तो डालेंगे नहीं, हो सकता है कुछ लोग डाल के पिएँ, तो जो नहीं डालेंगे उनके लिए ये तो फालतू का स्टेप हो गया ना, तो इसीलिए कह रहे हैं जो स्टेप हो, वो हमारा डिफाइन होना चाहिए जो ज़रूरी है। एंड साथ में इनपुट और आउटपुट भी एक हमारा कैरेक्टरिस्टिक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे देख सकते हो एल्गोरिदम हैव 0 और मोर इनपुट्स या तो इनपुट हो सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन हमारा आउटपुट होगा। जैसे मैं यहाँ पे आपको थोड़ा-सा बताना चाहूँगा, जैसे एक ये पर्सन है और ये पर्सन क्या करता है ध्यान से देखना। अब इसको इसने देखो इनपुट के रूप में खाना खाया तो ये कुछ ना कुछ तो निकालेगा। तो ये हमारा जो यहाँ पे सपोज़ इसने खाना खाया तो ये हमारा इनपुट हो गया, कुछ जो बाहर निकला उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे आउटपुट। क्लियर है? या इसने सपोज़ पानी पिया तो हो सकता है पसीने के रूप में इसका आउटपुट निकला। पसीना निकला तो वो क्या हो गया? आउटपुट हो गया, इसने पानी पिया। क्लियर है? ऐसे ही एक हमारी ये मशीन है। ये हमारी मशीन है, इसमें मैंने इनपुट डाला और इधर से क्या निकला? आउटपुट निकला। जैसे मैंने इधर डाला 2 का मैंने कहा कि स्क्वायर कर दो, इधर आउटपुट कितना आएगा? 4 क्लियर है? तो मैंने इनपुट क्या डाला? 2 और आउटपुट क्या आया? 4 समझ में आ गया? तो यहाँ पे ध्यान देने वाली जो चीज़ है कि हमारा कोई भी एल्गोरिदम हो, उसका इनपुट 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, मतलब कितने भी हो सकते हैं, बट आउटपुट हमेशा सेम रहना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ कि सपोज़ मैंने 3 इनपुट दिए 1 + 2 + 3 तीनों को ऐड करना है, तो इसका आंसर कितना आएगा? 6 ही आएगा, चाहे जितनी बार आप ट्राई कर लीजिए। तो यहाँ पे एक फिक्स अमाउंट ऑफ सिंगल आउटपुट ही आना चाहिए किसी भी एल्गोरिदम का, तभी वो क्लियर है। अगर आप चाय बना रहे हैं, चाय बनाते-बनाते कोई दूसरी चीज़ बन गई, तो आपकी एल्गोरिदम सही है?
नहीं है। जैसे अगर मैंने बताया है, अगर आप फॉलो करेंगे तो चाय ही बनेगी। क्लियर है? आई होप आपको सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एंड नेक्स्ट देख सकते हो, नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्टिव होनी चाहिए। एवरी स्टेप इन द एल्गोरिथम शुड बी बेसिक इनफ टू परफॉर्म्ड ईज़िली। तो इसका कहने का मतलब ये है, अगर आप कोई भी स्टेप अपनी एल्गोरिदम में लिख रहे हैं, तो वो आपके इनफ होने चाहिए। ऐसा नहीं है जो मना है वो लिख दिया, और वो जो स्टेप है वो कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट कर रहे हो, और वो कोई एरर ना क्रिएट कर रहे हो। तो वही हमारे क्या होते हैं, वो एल्गोरिदम हमारी इफेक्टिव होगी। ऐसा नहीं है कि जो मना है वो लिख दिया और आपकी एल्गोरिदम बन गई। अब मैंने बताया चाय आप बना रहे थे, आपको कॉफी के डिब्बे की क्या जरूरत है? कॉफी के क्या जरूरत है चाय चाय में डालने के लिए? नहीं। आपको मिर्च ज़रूरत है? नहीं। आपको नमक ज़रूरत है? नहीं। तो आप क्यों लाएँगे? अगर लाएँगे तो वो इफ़ेक्टिव एल्गोरिदम नहीं रह जाएगी ना, फालतू के स्टेप कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आई होप आपको मैं यहाँ पे एल्गोरिदम के जो भी फंडामेंटल्स हैं वो क्लियर कर पाया होऊँगा। थोड़ा-सा मैं यहाँ पे सीन भी आपको बताना चाहूँगा, देख सकते हो। यहाँ पे रेसिपी फॉर द कुकिंग पास्ता। अगर कोई आप पास्ता को कुकिंग कर रहे हैं तो सबसे पहला स्टेप क्या लेंगे? बॉयल बॉयल करेंगे वाटर को, जिसमें वाटर और हीट ले लिया, हीट सोर्स है वो भी इनपुट हो गया हमारा। स्टेप 2 में क्या करेंगे? ऐड पास्ता कर दिया, कुक फॉर द स्पेसिफिक टाइम, हम कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए बनाएँगे और क्या करेंगे? कुक करेंगे, जिसमें पास्ता और टाइमिंग हो गया इनपुट, और ड्रेन द वाटर, हम ड्रेन कर देंगे वाटर, और जब मतलब पानी को सुखाएँगे, उसके बाद जो बनेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? कुक्ड पास्ता बन जाएगा। तो जस्ट लाइक अ रेसिपी, यू कैन से एन एल्गोरिथम डिफाइन द स्टेप टू अचीव एंड डिजायर्ड आउटकम। आप कोई भी आउटकम चाहते हैं, तो उसका क्या करना पड़ेगा? स्टेप स्टेप जो है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो डिफाइन स्टेप है, ऐसा नहीं जो मना है वो करने लगे। क्लियर है? आई होप सो। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये एक लेडी है, वो क्या कर रही है, लड़की है यहाँ पे, देख सकते हो ये अपना पास्ता क्रिएट कर रही है, सॉरी बना रही है, कुकिंग कर रही है, ठीक है, क्रिएट नहीं कर रही है। तो यहाँ पे देख सकते हो उसके पास बर्तन है, यहाँ पे अपना पास्ता धुल रही है या जो भी चीजें कर रही हो ना, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहीं पे देख सकते हो, मैं थोड़ा सा और भी क्लियर करना चाहूंगा कि हम कोई भी अगर यहाँ पे इनपुट देते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एल्गोरिदम होगी, उस एल्गोरिदम ये एल्गोरिदम क्या करेगी? इनपुट को लेगी और इधर से आउटपुट निकाल देगी। तो यही हमारा एक बेसिक एल्गोरिदम काम करती है। तो मैं एक और एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे कि सपोज़ आप कहीं पे जा रहे हैं, हो सकता है आप पहली बार दिल्ली जा रहे हैं, अपने गाँव से दिल्ली, आपका सपोज़ हरदोई में गाँव है और आप हरदोई में रह रहे हैं, हरदोई से आपको दिल्ली में जाना है। तो दिल्ली जाना है, आपको रास्ता तो पता नहीं है, तो आप किसी से पूछेंगे ना, सपोज़ आपने बाबा से पूछा, ब दादाजी से पूछा कि दादा मुझे जाना है दिल्ली, तो कैसे मैं जाऊँगा? तो उन्होंने कहा कि आप कॉपी पेन ले लीजिए या डायरी लीजिए, मैं बताता हूँ कि आपको पहले ये बस पकड़नी है, फिर ये पकड़ना है, फिर ये का यहाँ पे जाना है, फिर यहाँ से ऑटो करना है, फिर इधर से आपको फिर एक गली मिलेगी, वहाँ से जाना है। तो ये आप उन्होंने क्या कर दिया? स्टेप बाय स्टेप कर दिया। अगर आप आगे-पीछे भी करेंगे तो आप क्या पहुँच पाएँगे? नहीं। तो जो एल्गोरिदम है वो हमारी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करती है। तो उन्होंने जो स्टेप बताया कि ऐसे-ऐसे जाना है, तो वो हमारी क्या है? हरदोई से दिल्ली जाने के लिए एक एल्गोरिदम हो गई। क्लियर है? आई होप आपको मैं सभी डाउट्स क्लियर कर दिया होऊँगा कि कैसे एल्गोरिदम काम करती है। वेल यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास है कि कैसे हम एनालाइज़ कर सकते हैं एल्गोरिदम को, जो कि ये भी हमारा एक इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है जब हम यहाँ पे कोई भी एल्गोरिदम को सॉल्व कर रहे होंगे या बना रहे होंगे। देखो, एल्गोरिदम बनाना तो एक बात है, लेकिन वो कैसी आपकी एल्गोरिदम है, अच्छी है, खराब है, या कैसी एफिशिएंसी है उस एल्गोरिदम की। देखो, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम कैसे एनालाइज़ कर सकते हैं, वही चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देख सकते हो यहाँ पे एनालाइज़िंग अ एल्गोरिदम। सो हम 2 टाइप से कर सकते हैं। एक तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से, एक दूसरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से। तो जो दोनों को इफ़ेक्टिव कर रही होगी, इफ़ेक्टिव होगी दोनों के लिए, वही हमारी अच्छी एल्गोरिदम होगी। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, वो कैसे बताती है कि जैसे हाउ द रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिदम इंक्रीज विद एन इनपुट साइज। जैसे अभी मैं बताता हूँ, जैसे आप चाय बना रहे हैं, तो चाय बनाने की जो मैंने एल्गोरिदम बनाई वो 5 मिनट है, अगर 2 आदमी के लिए बनाते हैं। लेकिन अगर 100 आदमी के लिए बनानी हो तो और ज्यादा टाइम लगेगा। अगर 200 आदमी के लिए बनाना है तो और ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, सपोज किसी एक बंदा है जिसको 5 मिनट लगते हैं वही चाय बनाने के लिए, जिसकी एल्गोरिदम है। ये बी नाम की एल्गोरिदम है, जिसको कितना लगता है? इसको लगता है 4 मिनट एल्गोरिदम, 2 आदमी की चाय बनाने के लिए। लेकिन जब 100 आदमी होते हैं तो इसको टाइम लगता है, 100 आदमी है तो इसको टाइम लगता है सपोज़ 20 मिनट टाइम लगता है, और इसको कितना लगता है? इसको लगता है सिर्फ़ और सिर्फ़ 12 मिनट। तो अब यहाँ पे बताइए कौन-सी अच्छी एल्गोरिदम है?
तो चाहे कम आदमी हो चाहे ज्यादा आदमी हो, तो इस वाली भी बी एल्गोरिदम है उसमें कम टाइम लग रहा है, तो इसका मतलब ये वाली अच्छी एल्गोरिदम होगी। क्लियर है? आई होप सो। तो यहाँ पे अभी डाउट आपका क्लियर हो गया होगा एंड कि कैसे यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काम करती है, कि कैसे देखो यहाँ पे जब 2 आदमी के लिए बना रहे थे तो 5 मिनट 4 मिनट इसमें लग रहा था, जब 100 आदमी के लिए बना रहे हैं तो 20 मिनट, मतलब कैसे इंक्रीज कर रहा है रनिंग टाइम जब हम अपना इनपुट साइज बढ़ा रहे हैं। जब 2 लोगों के लिए था तो 4 मिनट लग रहा था, 100 आदमी के लिए 12 मिनट, लेकिन ये 20 मिनट, तो ये एल्गोरिदम थोड़ी खराब हुई ना। क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करी जाए, हाउ मच एक्स्ट्रा मेमोरी एंड एल्गोरिदम नीड्स। जैसे कोई एक एल्गोरिदम है, अब एल्गोरिदम कितनी ज्यादा जगह कर रहा होगा, स्टोर कर रहा वो, मतलब कितनी जगह ले रहा होगा, ये स्टोर कर रहा होगा डेटा, वो हमारा क्या होता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होता है। यहाँ पे अभी मैं बताऊं, जैसे सपोज एक यहाँ पे कोड मैंने लिखा जिसमें 10 लाइन है, एक मैंने कोड लिखा जिसमें 8 लाइन है, ठीक है। तो ये बताइए कि ये वाला इसमें 8 लाइन है, इसमें 10 लाइन है, तो कौन सा ज्यादा स्पेस ले रहा होगा, ये वाली एल्गोरिदम या ये वाली एल्गोरिदम? तो यहाँ पे ध्यान रखना, हमारा इफेक्ट जो है, देखो बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये वाली एल्गोरिदम कम स्पेस लेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारी एल्गोरिदम रन हो रही है उस टाइम पे कैसा इफेक्ट कर रही है, उससे पता चलता है कि कौन सी ज्यादा स्पेस ले रही है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये सिर्फ 10 लाइन है तो ये ज्यादा स्पेस ले रही होगी, नहीं। कोड से मैटर नहीं करता है कितनी लाइन है, उस कोड में जो प्रोग्राम लिखा गया उसमें कैसी लाइन लिखी गई है, उससे मैटर करता है कि कितना स्पेस लेगा। तो वो हम आगे चल करके डिस्कस करेंगे, अभी यहाँ पे छोड़ दीजिए। कि आप यार ये नहीं कहना कि जैसे अगर कोई कोड आपको दिखाया जिसमें 10 लाइन है तो आप कहते सर और कि एक में 5 लाइन है, तो कहते 5 लाइन वाला जल्दी रन करेगा, नहीं। आपका कोड कैसा लिखा है उस प्रोग्राम में, उससे मैटर करता है, और वो मैं अभी आगे चल करके दिखाऊंगा। तो ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे एनालाइजिंग समझ में आया होगा। देख सकते हो ये बंदा है, ये एनालाइज कर रहा है एक एल्गोरिदम को कि कैसे कोई एल्गोरिदम यहाँ पे सॉल्व हो रही है। तो चलिए हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी को भी देख लेते हैं। तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या बोलती है एक एल्गोरिदम की, तो हमारी देखो कॉम्प्लेक्सिटी जो है कि मतलब कितना टाइम लग रहा है, कितनी कॉम्प्लेक्स है, वो हमारा यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी बताती है। कि एक एल्गोरिदम को फाइंड करने के लिए बहुत सारे केस सिनेरियोज होते हैं, वो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी बताती है। जैसे सपोज ये हमारे पास एक पैटर्न है, ये हमारी बर्ड है, बर्ड को हमें इस पैटर्न से बनाना है। तो अब बनाना है तो इसके लिए हमारे पास इसका बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा, जिससे बनी बनाई है, सपोज ये बर्ड बनी बनाई है, तब इसको कितना टाइम लगेगा। क्लियर है? जब इस मतलब जब बिल्कुल मतलब हर एक पार्ट टूटा हुआ है तब कितना टाइम लगेगा, या आधी बनी हुई है तब कितना टाइम लगेगा, तो वही हमारे केस सिनेरियो ही कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बताती है। तो देख सकते हो यहाँ पे बिगो नोटेशन क्या बताता है, रिप्रेजेंट द अपर बाउंड ऑफ एन एल्गोरिदम्स रनिंग टाइम। ये क्या होता है, वर्स्ट केस सिनेरियो। अपर बाउंड मतलब जैसे ये हमारा मिनिमम टाइम है, ये हमारा अपर मतलब ये मिनिमम टाइम है, ये मैक्सिमम टाइम है। तो मैक्सिमम टाइम जो है वो कौन बताता है, विगो नोटेशन। जो मिनिमम टाइम है वो कौन बताता है, ओमेगा बताता है। जो एवरेज होता है वो कौन बताता है, वो हमारा थीटा बताता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। जैसे अगर हम यहाँ पे कांस्टेंट टाइम की बात करें तो कांस्टेंट टाइम कैसे बताओगे, विगो ऑफ 1। अगर विगो नोटेशन है अपर बाउंड के लिए वर्स्ट केस सिनेरियो की बात की जाएगी तो विगो ऑफ 1, और विगो ऑफ एन एंड विगो ऑफ एन स्क्वायर। इसके लिए क्या होगा, ओमेगा ऑफ 1 एंड ओमेगा ऑफ एन एंड ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर। इसके लिए क्या होगा, थीटा ऑफ 1 एंड थीटा ऑफ एन एंड थीटा ऑफ एन स्क्वायर। क्लियर हो गया? कुछ इस टाइप से यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी काम करती है। तो मैं यहाँ पे अभी थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो एक प्रिंसिपल जी हैं। अब ये प्रिंसिपल जी इस स्टूडेंट से कह रहे हैं कि जाओ बच्चे, एक राजू नाम का एक टीचर है इनके क्लास, एक जो टीचर है वो पढ़ाता है, और प्रिंसिपल सर को काम है जल्दी से बुलाना है। तो ये स्टूडेंट का नाम सपोज रिया है। तो रिया ने कहा कि ठीक है सर, मैं अभी जाती हूँ, बुला के लाती हूँ। और जो इनका कॉलेज है उसमें कितने रूम है, सपोज यहाँ पे रूम है 12 रूम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। सपोज ये 12 रूम है, ठीक है। अब 12 रूम है, तो अब ये क्या करेगी, ये लड़की कहाँ पे जाएगी, सबसे पहले रूम में जाएगी। यहाँ पे सर्च की, क्या राजू सर यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, नहीं है, तो ये यहाँ पे जाएगी, फिर यहाँ पे जाएगी, फिर यहाँ पे जाएगी, फिर यहाँ पे जाएगी, ऐसे जाती रहेगी जब तक राजू सर यहाँ पे मिल नहीं जाएंगे। क्लियर है? ठीक है। सपोज राजू सर यहीं पे पहले ही मिल गए, पहले ही रूम में, तो पहले ही रूम में मिल गए तो मतलब क्या है कि उसको ज्यादा टाइम लगा ही नहीं, तो ये बेस्ट केस हो गया। ठीक है। और अगर
राजू सर अगर सबसे लास्ट वाले रूम में मिलते तो सभी रूम इसको ढूंढने पड़ते, तो ये कौन सा केस हो जाता? ये वर्स्ट केस हो जाता। और अगर कहीं यहाँ पे कहीं पे मिलता तो ये हमारा क्या कैसा होता है? ये हमारा एवरेज केस होता। तो क्लियर हो गया होगा। तो बेस्ट केस को हम क्या बोलेंगे? ओमेगा नोटेशन बोलते हैं। वर्स्ट केस को क्या बोलेंगे? बिगो नोटेशन बोलते हैं। और एवरेज केस को थीटा नोटेशन बोलते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ कि सपोज आपको ये एलिमेंट को सॉर्ट करना है 5 6 7 8 9, तो ये हमारा कौन सा केस होगा? सपोज आपको ये एलिमेंट दे दिए गए, इनको कह रहा है सॉर्ट कर दो, तो सॉर्ट करना है, लेकिन ये कैसा सिनेरियो है? देखो ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो ये क्या है हमारा? ये हमारा बेस्ट केस है। ये कौन सा केस है? बेस्ट केस। ठीक है। और जैसे मैं कहता हूँ 9 8 7 6 5, ये इसको अगर तुमको क्या करना हो, आपको अगर इसको सॉर्ट करना है, तो ये हमारा कैसा है? वर्स्ट केस। देखो इसमें सभी एलिमेंट उल्टा है। अब इनको अगर सॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में, तो ये वर्स्ट सिनेरियो हो जाएगा। जैसे मैं कहता हूँ 5 7 6 8 9, अगर आपको करना है तो देखो कुछ एलिमेंट सॉर्टेड है, कुछ नहीं, अनसॉर्टेड है, तो ये हमारा एवरेज केस है। तो क्लियर हो गया होगा बेस्ट केस, एवरेज केस, ये सभी कैसे काम करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा और बात करेंगे ग्रोथ ऑफ फंक्शंस की, कि ग्रोथ ऑफ फंक्शन कैसे काम करता है। अच्छा, ग्रोथ ऑफ फंक्शन के पहले मैं यहाँ पे कुछ मैथमेटिक्स चीजें बताना चाहूंगा। अच्छा, ये किसने देखा है? एफ एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर। ये बहुत लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा कि अगर F1 की वैल्यू अगर बताई जाए तो कितनी होगी? 1 का स्क्वायर मतलब 1। अगर F2 की वैल्यू बताई जाए तो 2 का स्क्वायर मतलब 4। F3 की वैल्यू बताई जाए तो कितना होगा? 3 का स्क्वायर मतलब 9। अगर मैं F6 की वैल्यू बताऊं तो 6 का स्क्वायर मतलब 36। क्लियर है? यही तो हमारा ये फंक्शन बता रहा है। तो ये हमारा फंक्शन होता है कि ये फंक्शन में n स्क्वायर है, तो मतलब ये ग्रोथ कैसे कर रहा है। देखो 1 पे 1, 2 पे 4, 3 पे 9 एंड 6 पे 36। लेकिन अगर मैं दूसरा फंक्शन बताता हूँ F1 यहाँ पे मैं बता रहा हूँ सपोज n, तो ये क्या होगा? F1 की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। F2 की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। F3 की वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी। एंड F4 की वैल्यू कितनी होगी? 4 होगी। देखो क्लियर है? चलो मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ Fn इक्वल्स टू 5, या फिर हम यहाँ पे 1 ले लेते हैं। तो F1 की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। F2 की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। एंड F6 की वैल्यू कितनी होगी? 6 होगी। एंड F100 की वैल्यू कितनी होगी? 100 होगी। सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत किया। F2 की वैल्यू 1 होगी एंड F6 की वैल्यू 1 होगी एंड F100 की वैल्यू 1 ही होगी, क्योंकि यहाँ पे n इफेक्ट ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने 3 फंक्शन बनाए, अगर मैं 3 फंक्शन का रिलेशन बनाना चाहूँ, तो देखो यहाँ पे जो f ऑफ सपोज ये वाला फंक्शन था, f ऑफ 1 जो था, ये f n इक्वल्स टू जो 1 था, ये वाला हमारा क्या होगा? सबसे कम टाइम लेगा, चाहे जितना हो, मतलब कांस्टेंट टाइम लेगा। ये कैसा लेगा? कांस्टेंट टाइम। चाहे जो भी इनपुट डालिए, n की वैल्यू कोई भी डालिए, एक ही आउटपुट रहेगा। और ये देख सकते हो, ये क्या करेगा? ये वाला जो फंक्शन है, ये क्या करेगा? ये देखो जितनी वैल्यू होगी, जितना नंबर उतना साइज लेगा। ठीक है? तो ये हमारा लीनियर टाइम लेगा। लीनियर का मतलब जितना इनपुट वैसा ही हमारा आउटपुट। बट ये एक्सपोनेंशियल टाइम ले रहा है। देखो 1 पे 1 का स्क्वायर 1, 2 पे 4, 3 पे 9, तो ये हमारा सबसे वर्स्ट मतलब बेकार फंक्शन है। ये उससे अच्छा है और ये सबसे अच्छा है। तो हम मैक्सिमम यहाँ पे चाहते हैं कि हमारा जो एल्गोरिदम है वो कैसी होनी चाहिए? बिगो ऑफ 1, मतलब या तो कांस्टेंट हो, या फिर बिगो ऑफ लॉग n हो, या फिर हमारा बिगो ऑफ n हो। मतलब यही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी मोस्ट ऑफ द केस में आनी चाहिए। देखो बिगो ऑफ n का मतलब लीनियर टाइम हो। जैसे मैं बिगो ऑफ लॉग n की बात करता हूँ, बिग ऑफ लॉग n की, सॉरी, एफ एन इक्वल्स टू लॉग n। अगर मैं इस फंक्शन की बात करूंगा, तो देखो यहाँ पे क्या बता रहा है कि एफ की 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है। एंड F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। एंड ऐसे ही हम यहाँ पे बताते हैं F4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, अगर यहाँ पे log 2n है। ठीक है। और यहाँ पे F6, यहाँ पे सपोज F8 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। देखो 8 की वैल्यू में 3 आ रहा है। तो देखो ये जब मैं f ऑफ n इक्वल टू n लिया था, तो f ऑफ 8 की वैल्यू कितनी आई थी? 8 आई थी। तो देखो इससे तो अच्छा ही है ना, जब 8 इनपुट डाल रहे हो तो यहाँ पे कितने स्टेप लगेंगे? 8 स्टेप लगेंगे। बट यहाँ पे कितना लग रहा है? 3 ही स्टेप लग रहा है। तो ये हमारी अच्छी एल्गोरिदम हुई ना। तो हमारी सबसे अच्छी एल्गोरिदम फंक्शन कौन सा है? f ऑफ 1। एंड फिर कौन सा है? f ऑफ log n। फिर कौन सा है? f ऑफ n। फिर कौन सा है? f ऑफ n स्क्वायर। ठीक है। अभी क्लियर हो गया होगा कि कौन सा हमारा इफेक्टिव, ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, ये सबसे ज्यादा वर्स्ट है, सबसे बेकार फंक्शन है। क्लियर हो गया होगा। इससे भी और बात ज्यादा, जैसे
एफ एन ऑफ क्यूब आ गया तो वो और ज्यादा खराब है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन काम करते हैं। तो अभी यहाँ पे आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, सॉरी। तो यहाँ पे अभी ये क्लियर हो गया होगा। तो अभी मैंने बताया फंक्शन, तो ग्रोथ ऑफ फंक्शन क्या है? तो देखो ये फंक्शन है, ये कैसे ग्रोथ कर रहा है जब हमारा इनपुट साइज बदल रहा है। देखो जो 1 था तो 1, लेकिन 6 हुआ तो 36 एकदम बदल गया। देखो 1 पे 1, लेकिन 2 पे 2, 3, मतलब ये कम कम देखो ग्रोथ कर रहा है। ये देखो ग्रोथ ही नहीं कर रहा है, चाहे जितना इनपुट डालो वही साइज रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लॉग एन में देखो 1 पे 1, 2 पे 1, 4 पे 2 एंड 8 पे 3, तो ये और कम कर रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमारे कोई फंक्शन ग्रोथ कर रहे हैं जब हमारी एल्गोरिदम है, तो वही हमारा क्या होता है, ग्रोथ ऑफ फंक्शन होता है। तो ग्रोथ ऑफ फंक्शन डिस्क्राइब्स द हाउ द रन टाइम ऑफ एन एल्गोरिदम इंक्रीज विद द साइज ऑफ इनपुट। कैसे आप इनपुट का साइज बदल रहा है, वैसे अगर आउटपुट बदल रहा होगा उसी को ग्रोथ ऑफ फंक्शन बोलेंगे। तो देख सकते हो, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड एंड कंपेयर द इफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिदम। कैसे एल्गोरिदम की इफिशियंसी है, कैसे हम इसको समझ सकते हैं एल्गोरिदम अच्छी है खराब है, उसके लिए ग्रोथ ऑफ फंक्शन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे अभी क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे ध्यान रखने वाली जो चीज है कि जो ग्रोथ ऑफ फंक्शन होता है, ये हमें हो सकता है अभी आपको समझ में ना आए, लेकिन आगे चलते जाएंगे और वो आपको क्लियर होता जाएगा जब हम अभी कोड करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ कॉमन जो ग्रोथ रेट्स हैं वो हम देख लेते हैं। एक तो कांस्टेंट टाइम, देखो रन टाइम डज नॉट इंक्रीज विद द इनपुट साइज। जब मैंने एफ एफ एन इक्वल टू 1 लिखा था, तो इसमें क्या एन की वैल्यू चेंज हो रही थी, बदल रहा था नहीं। ठीक है, तो एक्सेसिंग फॉर एलिमेंट फ्रॉम एन एरे बाय इट्स इंडेक्स। जैसे कोई एरे है, अब एरे है, अब इस एरे में सपोज ये वाला एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो इस वाले एलिमेंट में सपोज 4 पड़ा है, यहाँ पे ये इंडेक्स कौन सी है, 2। तो 2 वाले को एक्सेस करना है तो कितना टाइम लगता है? आप डायरेक्ट एरे ऑफ 2 करते हैं, डायरेक्ट हमें एलिमेंट मिल जाता है, तो इसका टाइम कितना है, कांस्टेंट है। एंड लॉगरिथमिक टाइम को बताया जाए तो बिग O ऑफ लॉग एन, जब जहां पे होगा उसको हम क्या बोलेंगे, लॉग एन बोलेंगे। तो रन टाइम ग्रोज स्लोली एज द इनपुट साइज इंक्रीज, ये थोड़ा स्लो इंक्रीज करता है। ठीक है, तो देखो जैसे बाइनरी सर्च होता है हमारे कोई भी, अगर कोई सॉर्टेड एरे जिसमें बाइनरी सर्च लगाना है, तो वो हमारा क्या होता है, वो लॉग एन टाइम लेता है। लीनियर टाइम क्या लेता है, इस रन टाइम ग्रोज प्रोपोर्शनली विद द इनपुट साइज। जैसे कोई भी एलिमेंट को सर्च करना, स्कैन करना, जैसे हमारे पास ये एलिमेंट है, अब यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट होंगे, ये 0 1 2 3 4 5, यहाँ पे सपोज 5 है, 6 है, 7 है, 1 है, 2 है, 3 है। सपोज आपको यहाँ पे 2 सर्च करना है, तो आप पहले यहाँ पे जाएंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे, फिर यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए। तो देखो ये अगर लास्ट में होता तो टोटल कितने, जितने एलिमेंट उतना टाइम, मतलब जितने एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, तो वर्स्ट केस सिनेरियो कितना होता, जितने एलिमेंट, तो यहाँ पे 6 एलिमेंट है तो 6 टाइम बिग ऑफ 6 लगता है, मतलब जितने एलिमेंट, तो यहाँ पे 6 थे, अगर n एलिमेंट होते तो कितना टाइम लगता है, बिग ऑफ n। क्लियर हो गया। एंड लीनियर लीनियरिदमिक टाइम कितना होता है, n log n होता है। जैसे ये रन टाइम ग्रोज फास्टर देन लीनियर, ये लीनियर टाइम से ज्यादा फास्टर इंक्रीज करेगा, बट क्वाड्रेटिक से कम होगा। क्वाड्रेटिक मतलब बिग ऑफ n स्क्वायर, ठीक है, जिसको पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। ये इफिशिएंट सॉर्टिंग एल्गोरिदम फॉर द मर्ज सॉर्ट, जो मर्ज सॉर्ट की एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो ये आती है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अभी धीरे धीरे, अभी ज्यादा आपको सोचना नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास देख सकते हो ऐसे क्वाड्रेटिक आता है, जिसको बिग ऑफ एन स्क्वायर पर बताते हैं। बिग ऑफ 2n आता है, ये मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा, आप पढ़ सकते हैं, ज्यादा नहीं। तो बिग ऑफ 2 ऑफ एन किसकी, रिकर्सिव एल्गोरिदम, जैसे आप टावर ऑफ हनोई आप गेम सुने होंगे ना, उसको अगर आपको बनाना है तो उसके लिए बिग ऑफ 2 टू द पावर n, ये एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा लीनियर है, ये देखो ये टाइम लीनियर है, एक लाइन सीधी जा रही है। ये देख सकते हो, ये हमारा देख सकते हो स्क्वायर वाला एन स्क्वायर हो गया, ये लॉग एन वाला हो गया, है ना। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज या सभी चीजें आती हैं। यहाँ पे देख सकते हो ये एक्स क्यूब का था, ये एक्सपोनेंशियल था। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया होगा आपको सबको। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था। ये हमारा किसका है, ये हमारा 50x का है, ये हमारा एक्स क्यूब वाला है, एंड ये हमारा किसका है, ये हमारा 2 टू द पावर x का है। देखो 2 टू द पावर x सबसे बेकार है, तो ये देखो एकदम इंक्रीज कर रहा है जैसे टाइम बढ़ रहा है। ये देखो लीनियर है, देखो एफ एक्स इक्वल टू 50x, 50 को छोड़ दीजिए, एफ एक्स इक्वल टू एक्स है ना, तो देखो ये लीनियर है, देखो लीनियर जा रहा है। ऐसे यहाँ पे देख सकते हो एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, ये देखो ये हल्का हल्का इंक्रीज कर रहा है।
लेकिन यहाँ पे 2x देखो ये बहुत ज़्यादा जल्दी इंक्रीज़ कर रहा है। तो ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे यहाँ पे काम करता है। तो मैं यहाँ पे एक सीन भी लिखा हूँ, तो ये भी आप देख सकते हैं। फाइंडिंग अ नेम इन अ फ़ोन बुक, अगर आप फ़ोन बुक में एक नेम सर्च करते हैं, इफ यू सर्च द फ़ोन बुक अल्फ़ाबेटिकली जैसे लीनियर सर्च, सो इट विल टेक बिग ऑफ एन टाइम गो थ्रू द ईच नेम। लेकिन हाउएवर द यूजिंग द बाइनरी सर्च, जब देखा होगा कि जैसे आप क्या करते हैं सबसे पहले फ़ोन बुक में अगर आप वर्ड के हिसाब से सर्च करेंगे, देखो ए, बी, सी, सपोज़ किसी का नाम राजू है, तो आप डायरेक्ट आर पे जाएँगे ना सर्च करने के लिए, ना कि ये सभी सर्च करेंगे। तो वो कितना टाइम लगेगा? लॉग एन टाइम लेगा। और अगर आप ए, बी, सी, डी के हिसाब से चलेंगे, तो जितने कॉन्टैक्ट होंगे उतना टाइम लगेगा। तो उसका कितना टाइम लगेगा? बिग ऑफ एन, अगर आप लीनियरली सर्च करते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे बाइनरी सर्च करते हैं, जो कि डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड पे बेस्ड होती है, उसमें कितना टाइम लगेगा? उसमें कितना टाइम लगेगा? लॉग एन लगेगा। जितना जितना साइज़ होगा उसके हिसाब से ये थोड़ा-सा कम फास्टर होती है इंक्रीज़ करने में इन कंपेयर टू बिग ऑफ एन, ठीक है? ये भी मैंने आपको सीन में दे दिया, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो अभी कुछ लोग क्या है कमेंट करेंगे कि सीन क्या है सर? तो सीन कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको कुछ एक ऐसी चीज़ मिल जाती है जिससे क्या होगा, आपके जो ऊपर के कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छे से समझ में आएँगे। इसको आप एग्ज़ाम्पल भी कह सकते हैं, नोट भी कह सकते हैं, या फिर डिड यू नो जैसे करके आपको बुक में मिल जाता है, वो भी आप कह सकते हैं, ठीक है? आई होप आपको यहाँ पे सभी चीज़ें मैं क्लियर कर दिया होऊँगा। मैं यहाँ पे अब फिर से एसिम्प्टोटिक नोटेशन को बताना चाहूँगा, जो कि मैं यहाँ पे ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ कॉम्प्लेक्सिटी में बिग ओ, ओमेगा, थीटा। बट यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे थोड़ा-सा डिटेल्ड में बता दिया हूँ, जिससे अगर एग्ज़ाम में आए तो आप अच्छे से लिख पाएँ। तो यहाँ पे देख सकते हो एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्या होता है, ये डिस्क्राइब करता है लिमिटिंग बिहेवियर ऑफ एन एल्गोरिदम रन टाइम एज़ द इनपुट साइज़ ग्रोस, मतलब कैसे इनपुट साइज़ आप डाल रहे हैं। जैसे सपोज़ आप चाय बना रहे थे, तो 5 आदमी के लिए कितना टाइम लग रहा था? जब आप 100 आदमी आए तब वो जो एल्गोरिदम मैंने बताई थी, पहले बर्नर रखिए, वो रखा, फिर उसके बाद चाय पत्ती डाली, तो अगर वही स्टेप अगर इसमें करेंगे तब कितना टाइम लगेगा? अगर 1000 आ गए तब? अगर 10,000 लोगों के लिए वही चाय बना रहे हैं उसी स्टेप से, तब कितना टाइम लगेगा ना? तो जब साइज़ बढ़ रहा है, तब कितना ग्रोथ कर रहा है, कितनी ज़्यादा टाइम बढ़ रहा है, उसी को हम बोलते हैं। वो कैसे हम एनालाइज़ कर सकते हैं? किससे एनालाइज़ कर सकते हैं? नोटेशंस के थ्रू। ठीक है, क्लियर हो गया होगा? एंड दे हेल्प्स अस क्लासिफाई द एल्गोरिदम बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द बेस्ट, एवरेज एंड द वर्स्ट केस। तो हम यहाँ पे कोई भी एल्गोरिदम है, वो कैसे हम एनालाइज़ कर सकते हैं 3 केस में। या तो आपका बेस्ट केस, वर्स्ट केस एंड एवरेज केस। बेस्ट केस का मतलब जब हमारी चीज़ बनी-बनाई है, तब कितना टाइम लगेगा। वर्स्ट केस जब बिल्कुल भी नहीं है, स्टार्टिंग से ही बनाना है, लास्ट तक जाना है। एवरेज केस जब आधी बनी हुई है, तब। तो हमारे पास 3 मोस्ट कॉमन यूज्ड एसिम्प्टोटिक नोटेशन, वैसे वैसे तो हमारे पास 5 है, लिटिल थीटा एंड लिटिल ओमेगा। तो उनको हम नहीं पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ़ इनको ही पढ़ते हैं। तो देखो बिगो नोटेशन क्या बोलता है, जिसको हम वर्स्ट केस बोलते हैं, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। डिस्क्राइब द अपर बाउंड ऑफ द रन टाइम एंड गिविंग द वर्स्ट केस सिनेरियो, ये अपर बाउंड देता है। एंड बिगो gives the highest curve that algorithm will touch and in the input size grows, मतलब बिगो नोटेशन क्या करता है, हाईएस्ट कर्व देता है, जबकि जब हमारी एल्गोरिदम टच कर रही है। जैसे अगर इसने बता दिया कि सपोज जैसे कोई एक एल्गोरिदम है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे एल्गोरिदम है, जो कि ये सर्च करती है इस एलिमेंट में। यहाँ पे साइज़ कितना है 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे 5 साइज़ है। तो अब जैसे यहाँ पे सर्च करेंगे एलिमेंट, हो सकता है कोई यहाँ पे मिल जाए तो 2 ही यूनिट लगा टाइम, यहाँ पे 3 यूनिट लगेगा अगर यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे 4 मिलेगा, यहाँ पे 5 मिलेगा। तो बिग ऑफ एन क्या बताएगा? ये बताएगा कि इसमें जो मैक्सिमम टाइम है, ये कितना लगेगा? 5 यूनिट लगेगा। अब इसने बता दिया कि मैक्सिमम टाइम इतना लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, तो ये वर्स्ट केस हो गया। बेस्ट केस बता रहा है कि बिग ऑफ 1 लगेगा, मतलब बेस्ट केस मतलब ये जब पहली जगह पे होगा तब कितना टाइम लगेगा? बिग ऑफ 1, उससे ज़्यादा टाइम लग सकता है लेकिन बिग ऑफ 1 से कम टाइम नहीं लगेगा। एवरेज केस क्या बताएगा? एवरेज केस भी यहाँ पे बिग ऑफ एन सपोज़ यहाँ पे है तब भी उतना ही टाइम लग जाएगा, थोड़ा बहुत कम लगेगा ना? तो इस टाइप से हम यहाँ पे एवरेज और वर्स्ट ये सभी चीज़ों की बात करते हैं। तो पर्पज़ क्या है? इट हेल्प्स टू इंश्योर दैट एल्गोरिदम विल नेवर टेक मोर टाइम देन द स्पेसिफाइड अमाउंट। अगर मैंने बिग ऑफ एन स्क्वायर लिख दिया, तो ये एन स्क्वायर से ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। जैसे मैं कहता हूँ बबल सॉर्ट आपको पता होगा कि हमने डीएस में पढ़ चुके हैं बबल सॉर्ट, उसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपको यहाँ पे बबल चार्ट के बारे में नहीं पता है तो यहाँ पे देख सकते हो, वेट अ मिनट, मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, वेट अ मिनट मैं यहाँ पे चलता हूँ। हाँ, यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास ये देख सकते हो लीनियर सर्च है और उसके साथ में इंसर्शन है,
वहीं पे देख सकते हो, ये देख सकते हो बबल सॉर्ट है, ये सभी मैंने एल्गोरिदम ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। वो आप अगर डीएस सेकेंड ईयर में जाएंगे, मेरे यूट्यूब पे पहले ही प्लेलिस्ट बना के रख दी है, वहां पे जाएंगे तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं वहां पे यहाँ पे मैं बार बार डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे आगे देखते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे वर्स्ट केस समझ में आया होगा। ओमेगा भी देख लेते हैं जो कि बेस्ट केस होता है। ये जस्ट लोअर बाउंड बताता है एंड रनिंग टाइम गिव द बेस्ट केस सिनेरियो। ओमेगा गिव्स द लोअर कर्व रिप्रेजेंटिंग द बेस्ट केस एंड पर्पस क्या होता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम, मतलब कितना मिनिमम टाइम लगेगा। जैसे मैंने कहा कि एक घर, जैसे मिस्त्री आया, जैसे आपके घर में मिस्त्री आया और ये मिस्त्री कह रहा है मैं आपका एक रूम बनाऊंगा और उसमें कितना मैक्सिमम रूम बनाऊंगा, तो उसने कहा कि भैया बता दीजिए कि कितना टाइम लगेगा, तो आप उसने कहा कि मिनिमम 5 दिन। तो कभी फिर ज्यादा से ज्यादा कितना लग जाएगा, 12 दिन। तो 12 दिन कितना है, वर्स्ट केस है कि अगर कोई जैसे छुट्टी हो गई या कोई किसी दिन लेबर नहीं है तब 12 दिन लगेंगे, और अगर मिनिमम टाइम जल्दी से जल्दी 5 दिन लगेंगे। ठीक है, एवरेज टाइम उसके बीच में होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। फॉर लीनियर सर्च द बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन, बिग ऑफ 1, मैंने बताया कि अगर कोई एलिमेंट को सर्च करना है, अगर पहली जगह पे मिल जाएगा तो कितना टाइम लगेगा, बिग ऑफ 1। ठीक है, ऐसे थीटा देख सकते हो, डिस्क्राइब द बोथ अपर एंड लोअर बाउंड, जो कि ये बीच का होता है बाउंड, अब एवरेज केस सिनेरियो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो थीटा shows the middle curve representing the how algorithm behaves and average and purpose it provides the more realistic idea algorithm performance by covering both best and worst scenario in the merge sort time complexity of एल्गोरिदम थीटा ऑफ एन लॉग एन। जो मर्ज सॉर्ट होती है उसकी, मर्ज सॉर्ट का मतलब होता है कि सॉर्टिंग करना मर्ज सॉर्ट के थ्रू, वो हम आगे देखेंगे सॉर्टिंग। मर्ज सॉर्ट को बिग ऑफ एन लॉग एन टाइम लेता है, जो कि मीनिंग इट परफॉर्म कंसिस्टेंटली, मतलब ये एक टाइप से कंसिस्टेंटली एन लॉग एन में परफॉर्म करेगी। तो यहाँ पे मैं तीनों को देख लेता हूँ। सबसे पहले मैं बिग ऑफ ओ को देखूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे फंक्शन एफ ऑफ एन है, ये फंक्शन है। ठीक है, ये सपोज मेरा फंक्शन था, और इस फंक्शन को यहाँ पे देखो, इसका अपर बाउंड क्या है, देखो ये इससे ऊपर सी डॉट जी एन, जो सी डॉट जी एन है इससे ऊपर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे ये हमारा फंक्शन बता रहा है कि हमारा जो एफ ऑफ एन, एफ ऑफ एन ऑफ जी एन था, ये हमारा अपर बाउंड नहीं हो सकता है। तो जो एफ एन है वो हमारा हमेशा लेस देन होगा किससे, सी डॉट जी ऑफ एन थे। ठीक है, क्लियर हो गया। ऐसे ही देख सकते हो, यहाँ पे मैं ओमेगा की बात करता हूँ, जो एफ ऑफ एन फंक्शन था, ये वाला जो एफ ऑफ एन फंक्शन था, देख सकते हो ये वाला किससे नीचे होगा, ये वाला सी डॉट जी एन से ऊपर होगा, क्योंकि ये हमारा बेस्ट केस है। क्लियर है, इससे नीचे नहीं ये आएगा फंक्शन, और इसमें इससे ऊपर नहीं जाएगा ये फंक्शन। और यहाँ पे देख सकते हो बेस्ट केस में देखो, ये देखो हमारे पास दो सिनेरियो, ये अपर बाउंड हो गया, ये हमारा लोअर बाउंड हो गया, और हमारा फंक्शन कहाँ पे है, इसके बीच में होगा। तो इसमें बता देता है कि ये जो फंक्शन है ये इससे नीचे नहीं जाएगा, ये इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो इसको हम एफ एन इक्वल्स टू थीटा ऑफ जी एन लिखते हैं। तो ये मैंने सभी सिनेरियोज बता दिए हैं। आई होप आपको नोटेशन समझ में आ गई होंगी। थोड़ा सा मैं यहाँ पे सीन को भी दिखाना चाहूंगा। जैसे सॉर्टिंग अ डेक ऑफ कार्ड, इफ द डेक इज ऑलरेडी सेट, मतलब जो हमारे कार्ड के पत्ते हैं वो ऑलरेडी सेट है, यू डोंट नीड टू, यू ओनली नीड टू चेक वंस, अगर आपको सिर्फ एक बार चेक करना पड़ेगा। तो कि वो देखो, अगर आपके ऑलरेडी सॉर्टेड है तब भी तो आपको चेक करना पड़ेगा कि सॉर्टेड है कि नहीं है। तो कितना टाइम लेगा, हर एक पत्ते को देखना पड़ेगा, तो बिग ऑफ एंड सॉरी ओमेगा ऑफ एन टाइम लगेगा। अगर इफ डेक इज कंप्लीटली अनसॉर्टेड और यू विल हैव टू गो थ्रू द इंटायर प्रोसेस, तो कितना वर्स्ट केस, तो इसका टाइम कितना लगेगा, बिग ऑफ एन स्क्वायर लगेगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम इट समवॉट सफर्ड एंड यू विल नीड टू मिडिल अमाउंट ऑफ एफर्ट, तो कितना टाइम लगेगा, बिग ऑफ एन लॉग एन, जिसको हम एवरेज केस कहेंगे। जैसे कुछ हमारे जो पत्ते हैं जो सॉर्टेड नहीं है और बाकी सभी सॉर्टेड है, तो उसमें कितना टाइम लगेगा, एवरेज केस लगेगा, जिसको हम बिग ऑफ सॉरी थीटा ऑफ एन लॉग एन कहेंगे। ठीक है, तो बेस्ट केस को ओमेगा कहेंगे, वर्स्ट केस को ओ कहेंगे, एंड इसको एवरेज केस को थीटा कहेंगे। तो आई होप आपको यहाँ पे ये देख सकते हो पत्ते हैं, ये क्लियर हो गया होगा कैसे यहाँ पे काम करता है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे परफॉर्मेंस मेजरमेंट की भी बात करूंगा। तो परफॉर्मेंस मेजरमेंट क्या होता है, इन्वॉल्व्स द इवैल्यूएटिंग हाउ एफिशिएंटली एन एल्गोरिथम परफॉर्म इन बोथ टाइम एंड स्पेस। मतलब जैसे कोई एल्गोरिदम है, तो ऐसा नहीं है कि वो एल्गोरिदम सिर्फ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ही अच्छा है, तो वो कैसा होना चाहिए, दोनों में। एनालाइज करने के लिए मैंने बताया टाइम और स्पेस दो चीजें होती हैं, तो दोनों चीजों में अगर कोई एल्गोरिदम अच्छी है तो उसी को हम क्या बोलेंगे, वो एल्गोरिदम ज्यादा अच्छी है। क्लियर है, इट हेल्प्स टू कंपेयरिंग द डिफरेंट एल्गोरिदम सेलेक्टिंग द बेस्ट वन फॉर द स्पेसिफिक टास्क। जैसे आपके पास 10 एल्गोरिदम है, तो 10 एल्गोरिदम में जो कम टाइम लेगी, कम स्पेस लेगी, वही हमारी बेस्ट एल्गोरिदम होगी। क्लियर हो गया होगा आई होप। एंड अब हम यहाँ पे ट्रेड ऑफ बिटवीन द टाइम एंड स्पेस देखेंगे। तो ट्रेड ऑफ
between time and space often there is trade off between the time and space and for example मतलब टाइम एंड स्पेस के बीच में ट्रेड ऑफ करना मतलब यहाँ पे ध्यान देना ट्रेड ऑफ का मतलब आप समझ लीजिए कि देखो अगर आपका टाइम कोई एल्गोरिदम ज्यादा ले रही होगी तो वो हो सकता है टाइम अगर ज्यादा ले रही है तो हो सकता है स्पेस कम ले लेकिन अगर कोई एल्गोरिदम स्पेस ज्यादा ले रही है तो हो सकता है वो टाइम कम ले अगर चाहते हो कोई एल्गोरिदम अगर स्पेस कम ले सॉरी स्पेस कम ले तो आपको टाइम उस वो एल्गोरिदम ज्यादा ले रही होगी ऐसा नहीं है कि मतलब दोनों चीजें सही हो टाइम भी और स्पेस भी तो यहाँ पे देख सकते हो फॉर एग्जाम्पल एन एल्गोरिदम माइट टेक लेस टाइम बट यूज मोर मेमोरी एंड वाइस वर्सा तो यहाँ पे ध्यान रखना हम ऐसे एल्गोरिदम सेलेक्ट करेंगे जो टाइम भी कम ले स्पेस भी कम ले तो यहाँ पे ध्यान रखना कि कभी कभी हम क्या चाहते हैं कि ऐसी एल्गोरिदम बनाना चाहते हैं ऐसी एल्गोरिदम बनाना चाहते हैं जहां पे हमें स्पेस कम है हमारे पास लेकिन टाइम ज्यादा है तो हम क्या करेंगे वो एल्गोरिदम सेलेक्ट करेंगे या फिर हम ऐसी एल्गोरिदम चाहते हैं जहां पे हमें टाइम कम लगे भले स्पेस ज्यादा ले ले तो वो भी है तो हम दोनों टाइप के सिनेरियोज को देख करके कहां पे कौन सी चीज फिट होगी उसका टाइप की हम एल्गोरिदम को सेलेक्ट करते हैं सो सेलेक्टिंग द बेस्ट एल्गोरिदम डिपेंड ऑन द वेदर टाइम और स्पेस इज मोर क्रिटिकल फैक्टर कहां पे कौन सा क्रिटिकल फैक्टर है जहां पे टाइम की इंपॉर्टेंस ज्यादा है वो हम सेलेक्ट करेंगे जहां पे स्पेस की ज्यादा इंपॉर्टेंस है वो हम सेलेक्ट करेंगे आई होप आपको ये सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी तो चलिए हम यहाँ पे एक और सीन लिया है यहाँ पे देख सकते हो सपोज फाइल कंप्रेशन करना है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो फास्टर एल्गोरिदम कैन कंप्रेस फाइल मोर क्विकली जैसे अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम है तो भाई वो एल्गोरिदम जल्दी कंप्रेस कर देगी विच इज क्रुशियल व्हेन डीलिंग विद द लार्ज फाइल जब आप लार्ज फाइल के साथ करेंगे तो ये ज्यादा अच्छा है बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं सम एल्गोरिदम सेव मोर स्पेस बाय कंप्रेसिंग डेटा मोर इफिशिएंटली एट द कॉस्ट ऑफ टेकिंग मोर टाइम तो ये टाइम ज्यादा लेगी बट ये क्या करेगी ये आपको जो जैसे होता है ना कभी कभी आप 4 MB की फाइल होती है उसको 2 KB में करना चाहते हैं तो उसको टाइम ज्यादा ले लेगा लेकिन वो क्या करेगा देखो स्पेस तो कम कर दी है ना तो ऐसी भी एल्गोरिदम होती है तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये मैंने सीन दे दिया है जिससे क्या होगा आपको जो ऊपर के डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे ठीक है तो चलिए हम यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन है इसको भी हम यहाँ पे निकालना चाहे समझाना चाहेंगे जैसे मैं यहाँ पे कह रहा है देखो यार यहाँ पे इफ एफ एन इज टू 100 इंटू 2 टू द पावर n प्लस n टू द पावर 5 n प्लस n तब आपको शो करना है कि एफ एन इज टू 2 टू द पावर n तो हम इसको कैसे शो करेंगे देख सकते हो हम सपोज मानते हैं इफ एफ एन इज टू दिस देन हम क्या कह सकते हैं देखो n टू द पावर 5 क्या होगा ग्रेटर देन होगा किससे n से तो हम n को क्या लिख सकते हैं n टू द पावर 5 मैक्सिमम हम किसमें देखो यहाँ पे वर्स्ट केस की बात कर रहे हैं कितने वर्स्ट केस की तो हम जो छोटा होगा उसको हम बड़े के बराबर लिख सकते हैं तो देखो n के बराबर लिख दिया तो ध्यान देना तो हमारा ये क्या हो जाएगा 100 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 2 n टू द पावर 5 अब ध्यान देना जो हमारा यहाँ पे आप देखो 2 टू द पावर जो n है वो ग्रेटर देन होता है किससे किससे ग्रेटर देन होता है किससे ग्रेटर देन होता है n टू द पावर 5 से तो हम n टू द पावर 5 की जगह पे क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर n तो हम 2 टू द पावर n यहाँ पे लिख लेंगे यहाँ पे 2 आ गया तो ये क्या कितना हो जाएगा 102 इंटू 2 टू द पावर n लेकिन अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था एफ एन इक्वल टू अगर यहाँ पे 50x लिखा था यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे वेट अ मिनट यहाँ पे देखो 50x लिखा था वेट अ मिनट यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे 50x लिखा था तो मैंने कहा था 50x को 50 को भूल जाइए fx इज टू x क्योंकि जब बिगो की बात की जाती है तो जितने भी नंबर्स होते हैं उनको हम यहाँ पे काउंट नहीं करते हैं तो आई होप आपको यहाँ पे मैं क्लैरिटी दे दिया हूँ कि मैंने ये क्यों हटाया तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं देख सकते हो ये जो 100 102 है इसको हम हटा सकते हैं जब इसको हटाएंगे तो हमारी एफ एफ एन इज टू क्या आ जाएगा बिगो ऑफ 2 टू द पावर n आ जाएगा तो ये हमारी कितनी हो जाएगी ये हमारी वर्स्ट केस ये क्या हो जाएगी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी क्या हो जाएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या फिर आप स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी मान सकते हो जो आपका कहा गया होगा ठीक है तो आई होप आपको यहाँ पे देख सकते हो मैंने प्रूव कर दिया एफ एन इज टू बिग ऑफ 2 टू द पावर n तो यहाँ पे आपको ध्यान देना था जो कि मैंने यहाँ पे पूरी क्लैरिटी के साथ में ये बना दिया है आई होप आपको मैंने नोट्स भी दे दिए हैं सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो यहीं तक था एंड सेकेंड पार्ट भी आएगा थर्ड पार्ट भी आएगा ऐसे हम पार्ट वाइज क्या कर रहे हैं इस यूनिट को कवर करेंगे ऐसे ही हम जितनी भी डार्क यूनिट है वो भी कवर करेंगे पार्ट वाइज सो दैट आप अच्छे से समझ पाए मैं वन शॉट लेकर के आऊंगा तो एग्जाम के टाइम पे लेकर आऊंगा अभी नहीं क्योंकि अभी आपको ये सभी चीजें जल्दी पढ़नी है और ज्यादा जरूरी है ठीक है जो कि डीप में होनी चाहिए आई होप आपको ये समझ में आएगा अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन कीप हैप्पी कीप स्माइलिंग एंड स्टे प्रोडक्टिव